नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ट्रांसफार्मर का सेट नंबर 2। इससे पहले वीडियो में हमने ट्रांसफार्मर का पार्ट 1 अपलोड कर दिया था, जिसमें आप लोगों ने उसे देखा और उसे शेयर भी किया। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम सेट नंबर 2 को देखने वाले हैं और आज के जो प्रश्न होंगे वो सभी के सभी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। थोड़े से इजी टू मॉडरेट होंगे प्रश्न, लेकिन आपके एग्जाम में ऐसे प्रश्न बनते हैं, तो आप वीडियो को अंत तक देखिएगा और वीडियो को देखने के बाद इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गवाए हुए आज की इस इंपॉर्टेंट वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है, देख लीजिए। यहाँ पे कह रहा है कि स्टेबलाइजर में कौन सा ट्रांसफार्मर उपयोग में लिया जाता है। तो दोस्तों तो पहले आप क्या कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए, आप आंसर खुद से ढूंढिए और आप दोस्तों ये बताना है कि आपका स्कोर कितना आ रहा है इन सभी प्रश्नों में से। आप प्रश्नों को काउंट कर दीजिए, उसके बाद बताइए कि आपका कितने प्रश्न सही हो रहे हैं और आपकी लेवल क्या है, आपकी तैयारी कितनी और करनी पड़ेगी। ये सभी बातें आपको ध्यान में रखनी होगी, ठीक है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि आपका स्टेबलाइजर में कौन सा ट्रांसफार्मर उपयोग में लाया जाता है। तो देखिए स्टेबलाइजर जो होता है इसका काम क्या होता है पहले आपको बता दें। स्टेबलाइजर मतलब क्या होता है ना, जैसे कि आपको कोई मतलब कि जैसे 400 वोल्ट आपको चाहिए धारा, ठीक है। 400 दोस्तों बहुत हो गया, मतलब छोड़िए इसको। 220 वोल्ट चाहिए आपको, ठीक है। मान लीजिए 220 वोल्ट चाहिए आपको, लेकिन आपके पास जो है ना ट्रांसफार्मर से आपके पास जो आ रही है कितना, 200 वोल्ट आ रही है, ठीक है। तो ये दोस्तों इसका मतलब ये हुआ ना, आपको चाहिए कितना, 220 वोल्ट चाहिए। तो ट्रांसफर ये स्टेबलाइजर का काम ये होता है कि जितना आपको वोल्टेज चाहिए, यदि आपके पास कम वोल्टेज है तो उसको ज़्यादा करके आपको इतना पूरा देगा, ठीक है। और दोस्तों यदि आपके पास 220 वोल्ट चाहिए और लेकिन आपके पास जो है ना 250 वोल्ट है, तो आपको कम करके ये आपको 220 वोल्ट पे ला देगा। इसका मतलब ये हुआ कि आपकी जितनी भी अस्थायी जो आपको चाहिए जितनी वोल्टेज, उस वोल्टेज को पूरा करने का काम कौन करता है, स्टेबलाइजर ही करता है। तो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि स्टेबलाइजर में कौन सा ट्रांसफार्मर प्रयोग में लाया जाता है। तो दोस्तों वो जो ट्रांसफार्मर होता है वो ऑटो ट्रांसफार्मर होता है, जो स्टेबलाइजर में प्रयोग होती है, जो ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। तो ऑप्शन ए क्या होगा, इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों आई होप आपने इस प्रश्न को सही बना लिया होगा। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न आपके स्क्रीन पर दोस्तों कि 3 फेज सप्लाई को किस कनेक्शन के द्वारा 2 फेजों में बदला जा सकता है। तो देखिए तो 3 फेज जो कनेक्शन होते हैं ना, वो किस कनेक्शन के द्वारा 2 फेजों में बदल सकते हैं। दोस्तों 3 फेज को हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 2 फेज में कैसे हम चेंज करेंगे, आपको ये बताना है, ठीक है। तो देखिए 3 फेज दोस्तों इसमें क्या होता है ना, जो विद्युत भट्टी होती है इसमें क्या होता है, 2 फेज का काम होता है। और इसके अलावा जो उसमें रूप में जो होती है उसमें रूप में भी हम क्या करते हैं, 2 फेज का ही उपयोग करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम प्रश्न देख लेते हैं कि 3 फेज सप्लाई को किस कनेक्शन द्वारा 2 फेजों में बदला जा सकता है। तो वो कौन सा कनेक्शन होता है, वो स्कॉट कनेक्शन होता है, ठीक है। जो ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों बढ़ते हुए प्रश्न की ओर। शॉर्ट सर्किट टेस्ट द्वारा ट्रांसफार्मर की कौन सी हानि ज्ञात की जाती है। तो देखिए जो आपने इससे पिछले वीडियो में आपको बताया था, जो हानि होती है वो कॉपर लॉस होती है और आयरन लॉस होती है, ठीक है। तो यहाँ पर कह रहा है कि बहुत सारी हानियाँ होती है दोस्तों, लेकिन जो इंपॉर्टेंट हानि होती है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं यहाँ पे। तो देखिए शॉर्ट सर्किट टेस्ट द्वारा ट्रांसफार्मर की कौन सी हानि होती है। तो देखिए शॉर्ट सर्किट जो होती है दोस्तों उसमें क्या होती है ना, कॉपर हानि होती है, ठीक है। यानी कि ताम्र हानि आप इसे बोल सकते हैं, ताम्र हानि या कॉपर हानि बोल सकते हैं। देखिए इसमें दोस्तों होता क्या है ना कि ताम्र हानि जो होती है किस पे होती है, ताम हानि किस पे होती है। तो देखिए ताम जो होते हैं दोस्तों, ये यहाँ पे कॉपर हानि, कॉपर लॉस के बारे में बात कर ले, तो कॉपर लॉस जो होती है आपकी किस पे होती है, तो वो लोड पे होती है। किस पे होती है, लोड पे होती है। और दोस्तों ये किस पे होती है ना, ये आपको फुल लोड पे होती है, ठीक है। और एक दोस्तों क्या होता है आपका आयरन लॉस होता है, ठीक है। आयरन लॉस क्या होती है, तो ये क्या होती है, ओपन सर्किट होता है। क्या होता है, ओपन सर्किट होता है आयरन लॉस में। और इसमें क्या होती है ना, ये जो है इसमें नो लोड होता है, यानी किसी प्रकार की लोड इसमें नहीं देखने को मिलती है, किसमें, आयरन लॉस में। जबकि कॉपर लॉस में दोस्तों क्या मिलता है हमें, तो फुल लोड देखने को मिलता है और ये किस पे काम करती है, लोड पर ही काम करती है। तो यहाँ पे प्रश्न ये कह रहा है कि शॉर्ट सर्किट टेस्ट द्वारा ट्रांसफार्मर की कौन सी हानि ज्ञात की जाती है। दोस्तों वो हानि कौन सी होती है, हमारे कॉपर हानि होती है, कॉपर लॉस होती है, इसे आप ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन में ए क्या यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। ओपन सर्किट टेस्ट द्वारा ट्रांसफार्मर की कौन सी हानि होती है। तो दोस्तों अभी हम जस्ट बताए थे आपको, जो ओपन सर्किट होती है ना, ओपन सर्किट में क्या होती है, तो ओपन सर्किट में नो लोड होता है। और नो लोड जो होता है किसमें होती है, तो वो क्या किसमें होती है, आयरन हानि होती है, यानी कि आयरन लॉस जो होती है इसमें क्या होता है, नो लोड होता है, यानी कि ये ओपन सर्किट होता है। इसे आप बिल्कुल ध्यान में रख सकते हैं। तो ऑप्शन बी क्या यहाँ पे मेरा सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा है कि ट्रांसफार्मर में जिन सिरों पर सप्लाई देंगे वे क्या कहलाते हैं। तो देखिए जो ट्रांसफार्मर होते हैं ना, जिस सिरों पर सप्लाई हम देते हैं, यानी कि सप्लाई हम प्रोवाइड करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं दोस्तों, प्राइमरी वाइंडिंग कहते हैं। यदि प्राइमरी वाइंडिंग के थ्रू हम क्या करते हैं, ट्रांसफार्मर में सप्लाई को देते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब हमारा हो जाएगा। दोस्तों ये सेकेंडरी वाइंडिंग से कुछ भी नहीं होता, बस प्राइमरी वाइंडिंग यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न हमारा है कि ट्रांसफार्मर में अधिक वोल्टेज वाली साइड को क्या कहते हैं। तो दोस्तों ट्रांसफार्मर में क्या होती है, अधिक वोल्टेज वाली साइड जो होती है, मतलब ज़्यादा जिसमें वोल्टेज ज़्यादा होता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे बोलते हैं हाई टेंशन लाइन कहते हैं। क्या कहते हैं, हाई टेंशन लाइन के नाम से इसे जानते हैं, जो ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या यहाँ पर हमारे प्रश्न का राइट आंसर हमारा हो जाएगा। दोस्तों बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। दोस्तों अगला प्रश्न है कि वे ट्रांसफार्मर जो अधिक वोल्टता को कम वोल्टता में परिवर्तित करता है। यानी कि दोस्तों इसका मतलब ये हुआ कि हाई वोल्टेज को क्या करता है, वो निम्न वोल्टेज में क्या करता है, लो वोल्टेज में चेंज करता है। ठीक है, तो ऐसा कौन सा ट्रांसफार्मर होता है। तो आपको इससे पिछले वीडियो में बताए थे कि ट्रांसफार्मर दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक होता है स्टेप अप। स्टेप अप में दोस्तों क्या होता है ना, स्टेप अप में क्या होती है, वोल्टेज हाई होती है। ठीक है, वोल्टेज क्या करता है, हाई करता है, और जब भी वोल्टेज हाई होगी तो धारा क्या हो जाएगा, हमारा लो हो जाएगा। और स्टेप डाउन क्या करता है दोस्तों, तो स्टेप डाउन जो है ना, इसमें क्या करता है, वोल्टेज डाउन होती है। ठीक है, जब भी वोल्टेज डाउन होगी तो धारा क्या होगी, वो बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि जो ट्रांसफार्मर जो अधिक वोल्टता को निम्न बदलता है वो कौन होगा, स्टेप डाउन हो जाएगा। तो ऑप्शन स्टेप डाउन क्या है, हमारे प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर कहाँ पे दे रखा है, बी में दे रखा है। ठीक है, तो दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सिलिका जेल का प्रयोग किसमें करते हैं। दोस्तों से पिछले वीडियो में हम बताए थे सिलिका जेल के बारे में। तो सिलिका जेल दोस्तों ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ही कॉमन प्रश्न है, जो आपके एग्जाम में बार बार प्रश्न बनते हैं यहाँ से। तो सिलिका जेल दोस्तों क्या होता है, ये नमी सोखने के काम आता है। क्या करता है, नमी को जो ट्रांसफार्मर में नमी सोखने का काम कौन आता है, सिलिका जेल आता है। और इसमें जो है ना, जिसको हम ब्रीदर में लगाते हैं, किसमें, ब्रीदर में लगाते हैं, जो ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। ठीक है, दोस्तों बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। ट्रांसफार्मर में निम्न से कौन सी सुरक्षा रिले होती है। दोस्तों ये जो प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। जो देखिए ट्रांसफार्मर में जो होती है सुरक्षा रिले होती है। ठीक है, यानी कि सुरक्षा प्रदान करती है ट्रांसफार्मर को, वो कौन सी होती है। तो वो कौन सी दोस्तों होता है, बुकोज बुकोज रिले होती है। ठीक है, और उसमें ये जो बुकोज रिले होती है ना, ये किस पे काम करती है, तो गैस दाबित रिले होती है। यानी कि जो आप जैसे आप क्या करते हैं ना, गैस स्थापित रिले होती है। जैसे मान लीजिए आप लोग कुकर में खाना बनाते हैं, तो कुकर में खाना बनाने के बाद जो मान लीजिए कभी गैस फंस जाता है, गैस बाहर नहीं निकल पाता है, उसमें क्या होता है, सेफ्टी जो वाल्व लगा होता है, जिससे क्या होता है, गैस मतलब वो वाल्व फूट जाता है, जिससे कि आपका गैस जो होता है वो निकल जाती है। उसी प्रकार ट्रांसफार्मर भी होता है, जब भी किसी प्रकार की कोई हानि होती है उस पर ट्रांसफार्मर में, तो उसमें क्या होती है, इसको बचाने के लिए बुकोज रिले का प्रयोग किया जाता है, जो इसे सुरक्षा सेफ्टी के नाम से भी हम इसे जानते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन में क्या होगा, ए हमारे प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। ट्रांसफार्मर की रेटिंग व्यक्त की जाती है। तो दोस्तों जो ट्रांसफार्मर होती है, इसकी रेटिंग जो है, रेटिंग जो आती है, उसको हम किस में व्यक्त करते हैं, आपको बताना है। तो देखिए दोस्तों, एक होता है हमारा मोटर, क्या होता है, एक होता है हमारा मोटर होता है, एक होता है जनरेटर। ठीक है, जनरेटर होता है, एक होता है मोटर। दोस्तों इसकी जो गति मतलब रेटिंग होती है ना, इसको हम किलोवाट में मापते हैं, किसमें, किलोवाट में, KW में मापते हैं। लेकिन यहाँ दोस्तों हम ट्रांसफार्मर की बात कर ले यदि, तो ट्रांसफार्मर जो है दोस्तों वो किस में मापते हैं, KVA में मापते हैं। ठीक है, KVA में ट्रांसफार्मर मापते हैं, जबकि मोटर और जनरेटर किस में मापते हैं, किलोवाट में मापते हैं। ठीक है, और इसके बाद जो अल्टरनेटर होता है, अल्टरनेटर को क्या करते हैं हम लोग, को KVA में ही मापते हैं। तो इस पॉइंट को आप बिल्कुल ध्यान में रख सकते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए, कह रहा है कि ट्रांसफार्मर की रेटिंग किस पे व्यक्त करते हैं, तो किस में मापते हैं हम लोग, ट्रांसफार्मर की, तो KVA किलोवाट एम्पियर में मापते हैं, KVA में मापते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं प्रश्न का, ट्रांसफार्मर की बाइंडिंग किस नाम से जानी जाती है। तो दोस्तों जो ट्रांसफार्मर में जो बाइंडिंग होती है ना, उसे हम लोग प्राइमरी और सेकेंडरी के नाम से जानते हैं, जो ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। बाकी ये सभी जो बाइंडिंग कुछ कोई काम की नहीं होती है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारे पास यहाँ बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं प्रश्न को, ट्रांसफार्मर कोर बनाने में किस धातु का प्रयोग करते हैं। तो देखिए दोस्तों, ट्रांसफार्मर जो कोर होती है ना, उसको बनाने के लिए क्या करते हैं, सिलिकॉन स्टील का प्रयोग करते हैं। ठीक है, सिलिकॉन स्टील जो होती है, इसकी वजह से क्या करते हैं, ट्रांसफार्मर के कोर को बनाते हैं, जो ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। अगला प्रश्न हमारा होगा, ट्रांसफार्मर तेल को किस यंत्र द्वारा टेस्ट किया जाता है। यानी कि मतलब जो ट्रांसफार्मर तेल देते हैं हम लोग। ठीक है दोस्तों, तेल जो होती है ना, एक मिनट दोस्तों, ट्रांसफार्मर जो तेल होता है हमारा, वो दो प्रकार का होता है। एक होता है खनिज तेल, ठीक है, जिसे मिनरल तेल भी बोल सकते हैं। एक होता है हमारे कौन सा खनिज तेल होता है, एक सेकेंड, हमारा तो खनिज तेल आता है। ठीक है, जिसे मिनरल तेल भी कहते हैं, ऑयल भी कहते हैं, खनिज तेल। और दूसरा होता है सिंथेटिक ऑयल, सिंथेटिक ऑयल भी उसे बोल सकते हैं, सिंथेटिक ऑयल बोल सकते हैं। तो दोस्तों ट्रांसफार्मर में क्या करते हैं, हम दो प्रकार के तेल देते हैं, एक होता है खनिज तेल और दूसरा होता है सिंथेटिक ऑयल होता है। दोस्तों जो सबसे अधिक हम प्रयोग करते हैं वो खनिज तेल का ही प्रयोग करते हैं। और जो सिंथेटिक ऑयल होते हैं, इसमें हाइड्रोकार्बन प्लस सिलिकॉन होता है। क्या होता है, हाइड्रोकार्बन प्लस सिलिकॉन का मिश्रण से क्या बनता है हमारा, तो सिंथेटिक ऑयल बनता है। इसे भी आप ध्यान में रख सकते हैं। दोस्तों सिंथेटिक ऑयल जो होता है बहुत ही ज़्यादा महंगा होता है, इसलिए इसका प्रयोग हम बहुत कम करते हैं। ठीक है, तो इसे आप बिल्कुल ध्यान में रख सकते हैं। ठीक है, और इसकी जिसकी जो तेल की प्रज्वलन बिंदु होती है वो कितनी होती है, 114 डिग्री सेंटीग्रेड। दोस्तों ये क्या करता है, तो हमारा जलना शुरू कर देता है। 140 140 पर, सॉरी 14 नहीं 140 पर। तो इसे आप ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है,
तो दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारे ऑप्शन में क्या होगा, ए यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। कह रहा है कि ट्रांसफार्मर तेल को किस यंत्र के द्वारा टेस्ट किया जाता है। दोस्तों वो कौन सा यंत्र है जिसके द्वारा हम टेस्ट कर सकते हैं, वो हमारा कौन सा ऑयल टेस्टिंग किट के द्वारा हम क्या करते हैं, इसे टेस्ट कर सकते हैं, जो ऑप्शन में क्या है डी में दे रखा है। दोस्तों अगला प्रश्न हमारा है कि ट्रांसफार्मर में ताप मापने के लिए लगाया जाता है। देखिए ट्रांसफार्मर में हम जो ताप मापते हैं ना, उसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, तो ट्रांसफार्मर में ताप मापने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, ताप गेज का प्रयोग करते हैं। और वोल्ट मीटर क्या करते हैं, तो वोल्टेज को मापने के लिए क्या करते हैं, वोल्ट मीटर का प्रयोग करते हैं। और प्रेशर गेज तो है दोस्तों, वो दाब को मापने के लिए करते हैं, जबकि अमीटर जो है वो धारा को मापने के लिए करते हैं। तो यहाँ इसे आप ध्यान में रखिएगा। तो ऑप्शन में क्या होगा, डी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है कि जिस ट्रांसफार्मर की दक्षता 100% उसे क्या बोलते हैं। देखिए ऐसा ट्रांसफार्मर जिसकी दक्षता क्या होती है, 100% होती है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे हम लोग आदर्श ट्रांसफार्मर कहते हैं। और पिछले वीडियो में आपको बताया था आदर्श ट्रांसफार्मर जो होती है उसकी क्या होती है, दक्षता क्या होती है, वो हाई होती है, उच्च होती है, ठीक है। और उसकी हानि क्या होती है, वो शून्य होती है। जिसकी हानि शून्य होगी ना, उसकी दक्षता क्या होगी, हाई हो जाएगी। जैसे कि आप ध्यान रख सकते हैं, आदर्श ट्रांसफार्मर का इस प्रश्न का राइट आंसर हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट बात दोस्तों है कि जिस ट्रांसफार्मर में बाइंडिंग कोर से घिरी होती है उसे क्या बोलते हैं। देखिए ऐसा ट्रांसफार्मर जिसमें बाइंडिंग जो होती है कोर से घिरी होती है उसे क्या बोलते हैं, कोर टाइप ट्रांसफार्मर कहते हैं या सेल टाइप कहते हैं, आपको ये बताना है, ठीक है। तो देखिए इन दो ऑप्शन में से आपको बताना है कौन सा सही होगा। दोस्तों से बोलते हैं हम लोग सेल टाइप ट्रांसफार्मर, क्या बोलते हैं, सेल टाइप ट्रांसफार्मर का नाम जानते हैं, जो ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा कि ट्रांसफार्मर में जिस बाइंडिंग को इनपुट सोर्स से संयोजित किया जाता है उसे क्या बोलते हैं। देखिए ट्रांसफार्मर में जब भी हम किसी बाइंडिंग को इनपुट सोर्स से संचालित करेंगे, संयोजित करेंगे, तो उसे हम क्या करेंगे, प्राइमरी बाइंडिंग करेंगे। जैसे यानी कि प्राइमरी बाइंडिंग के थ्रू ही हम क्या करते हैं, किसी ट्रांसफार्मर में बाइंडिंग को इनपुट करते हैं, ठीक है। तो आप ध्यान में रखिएगा। अगला हमारा है कि ट्रांसफार्मर कौन सी विद्युत धारा पर कार्य करती है। तो देखिए ट्रांसफार्मर आपको बताए थे कि ट्रांसफार्मर जो वो कहते हैं एसी पर काम करती है, और एसी को हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं, जो ऑप्शन नंबर ए में देते हैं। यानी कि ट्रांसफार्मर डीसी पे काम बिल्कुल नहीं करता है, वो एसी को ही एसी में चेंज करता है, यानी कि वोल्टेज को कम करता है और ज़्यादा करता है, जो आपको हम बता चुके हैं। अगला दोस्त हमारा है कि ऊंचाई ट्रांसफार्मर में क्या होता है। तो ऊंचाई ट्रांसफार्मर में क्या हुआ, इसका मतलब स्टेप अप हुआ, ठीक है, स्टेप अप हो गया। और एक होता है स्टेप डाउन, दो ही चीज़ होता है, स्टेप अप स्टेप डाउन। तो स्टेप अप क्या करता है, वोल्टेज क्या करता है, बढ़ाता है, और धारा क्या करता है, घटाता है। यहाँ पे क्या क्या बढ़ता है, तो दोस्तों क्या वोल्टेज बढ़ जाता है इसमें। यदि कहता है धारा क्या होता है, तो वो घट जाती है। इस पॉइंट को आप ध्यान में रख सकते हैं। दोस्तों अगर हमें कंजर्वेटर टैंक में क्या भरा होता है, तो कंजर्वेटर टैंक में तो तेल भरा होता है, जो दो प्रकार के तेल होता है, आपको हम जस्ट बताए हैं, ठीक है। तो इसे आप ध्यान में रख लीजिएगा। नेक्स्ट हमारा दोस्तों है कि आज की वीडियो का दोस्तों लास्ट प्रश्न हमारा होगा कि नहीं और प्रश्न है यहाँ पे, नमी सोखने के लिए सिलिका जेल का रंग कैसा होता है। देखिए नमी सोखने बाद सिलिका जेल का हम बारे में पिछले वीडियो में बताए थे आपको। देखिए सिलिका जेल दोस्तों क्या होता है, इसका रंग जो होता है वो नीला रंग का होता है। लेकिन नीला रंग कब होता है, जब इसे नया नया लगाते हैं तब होता है नीला रंग। लेकिन जब नमी सोख लेता है ना, उसके बाद हम फिर से इसका यूज करते हैं, तो वो कैसा हल्का गुलाबी या पीला रंग का हो जाता है। तो ऑप्शन में क्या होगा, ए यहाँ पे राइट हमारा आंसर हो जाएगा। दोस्तों शुरुआत की बात करें तो जो सिलिका जेल होती है वो नीले कलर की होती है, लेकिन सुखाने के बाद जो है, फिर से इसको यूज करने के बाद वो क्या होती है, वो तो आपका गुलाबी कलर का हो जाता है। इसे आप बिल्कुल ध्यान में रख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि एक ट्रांसफार्मर में एक लोहे की कोर प्रदान करने का उद्देश्य क्या होता है। तो दोस्तों एक जो ट्रांसफार्मर में लोहे की कोर को प्रदान करने का उद्देश्य यही होता है हमारा कि चुंबकीय पथ की प्रतिस्तंभ को कम करना, ठीक है। यानी कि ट्रांसफार्मर में एक लोहे के कोर इसलिए डालते हैं क्योंकि चुंबकीय पथ की प्रतिस्तंभ को कम कर सकें, ठीक है। तो ऑप्शन में क्या होगा, सी यहाँ पे राइट हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों है कि निम्नलिखित में से कौन ट्रांसफार्मर स्थापना का हिस्सा नहीं है। यानी कि ट्रांसफार्मर में कौन सा स्थापना का हिस्सा नहीं है, आपको ये बताना है। देखिए कंजर्वेटर होता है जहाँ हम तेल रखते हैं, बुखोल से रिले होता है, इसका मतलब ये जो सुरक्षा पेटी होती है, सुरक्षा जो युक्ति होती है उसे बुखोल रिले कहते हैं। और ब्रेकर दोस्तों क्या होता है, इसमें सिलिका रहता है, जबकि ये एक्साइटर जो होती है कंप्यूटर के स्थापना का हिस्सा नहीं है। तो ऑप्शन में क्या होगा, डी यहाँ पर राइट हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों हमारा है कि एक ट्रांसफार्मर की रूटीन दक्षता किस पर निर्भर करती है। तो एक ट्रांसफार्मर की जो रूटीन दक्षता होती है वो आपूर्ति आवृत्ति और लोड करंट दोनों पर निर्भर करती है, ठीक है। इसे आप ध्यान में रख सकते हैं। जो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट हमारा आंसर हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि सिलिका जेल कहाँ भरा होता है। दोस्तों ये प्रश्न बहुत बार प्रश्न पूछा जा चुका है। जो सिलिका जेल हमारा है कहाँ भरा होता है, तो ये कंजर्वेटर में भरा होता है। कहाँ पे, सॉरी ये ब्रिदर, सॉरी एक मिनट, ये ब्रिदर में भरा होता है। कहाँ पे, ब्रिदर में भरा होता है, ठीक, ऑप्शन नंबर ए होगा आंसर। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न, दोस्तों आज की वीडियो का लास्ट प्रश्न होगा कि एक बाइंडिंग वाला ट्रांसफार्मर क्या होता है। दोस्तों एक जो बाइंडिंग वाला ट्रांसफार्मर होता है वो होता है ऑटो ट्रांसफार्मर, ठीक है। और ऑटो ट्रांसफार्मर जो होता है इसका प्रयोग हम क्या करते हैं, तो स्टेप लेजर में हम क्या करते हैं, ऑटो ट्रांसफार्मर का प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों आपको मेरी वीडियो पसंद आती है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इस वीडियो को दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।